कारागार अभिलेख। जिस दिन के अगले दिन, जब बेलगार्द और बोकैर के बीच सड़क पर वह दृश्य घटित हुआ था जिसका हमने अभी वर्णन किया है, 30 से 32 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति, कॉर्नफ्लावर नीले फ्रॉक कोट, नैनकीन पतलून और श्वेत बनियान में, जिसका आचार और उच्चारण दोनों ही उसे अंग्रेज सिद्ध करते थे, मार्सेई के मेयर के निवास पर उपस्थित हुआ। मैं रोम स्थित थॉमसन एंड फ्रेंच प्रतिष्ठान का प्रधान लिपिक हूँ, उसने कहा। पिछले 10 वर्षों से हमारा मार्सेई के मोरेलैंड सन से लेन देन रहा है। हमारा लगभग 1 लाख फ्रांक का निवेश उस व्यापार में है और हम कुछ चिंतित हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि वह प्रतिष्ठान विनाश के कगार पर है। इसी कारण मैं सीधे रोम से यहाँ आया हूँ ताकि उसकी स्थिति के विषय में आपसे जानकारी प्राप्त कर सकूं। यह सत्य है, मेयर ने उत्तर दिया, कि पिछले 4-5 वर्षों से मुरेल पर दुर्भाग्य मंडराता रहा है। उसने लगातार 4-5 जहाज खो दिए और 3-4 दिवालियापन झेले। पर यद्यपि मैं स्वयं उसका लगभग 10,000 फ्रांक का लेनदार हूं, फिर भी उसके वित्तीय मामलों के विषय में आपको कोई सूचना देना मेरे लिए उचित नहीं है। यदि आप मुझसे मेयर के रूप में पूछें कि मैं मुरेल के विषय में क्या सोचता हूं, तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि वह अत्यंत अडिग ईमानदारी वाला व्यक्ति है और अब तक उसने अपने सभी दायित्व अत्यंत निष्ठा से निभाए हैं। इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो कारागार निरीक्षक दे बोविल से मिलिए, जो रूद नोयाए संख्या 15 में रहते हैं। मुझे विश्वास है कि उनका मोरेल की फर्म में 2 लाख फ्रांक का निवेश है और यदि वास्तव में कुछ भय का कारण है, तो वह मुझसे अधिक सूचित होंगे। अंग्रेज ने इस उत्तर की मर्यादा को समझा, झुका और विदा हुआ, उस सड़क की ओर बढ़ते हुए उस चाल से जो ग्रेट ब्रिटेन के निवासियों की विशेषता है। द बोविल अपने अध्ययन कक्ष में थे। अंग्रेज को देखते ही वह ऐसे चौंक पड़ा मानो आश्चर्य हुआ हो, जिससे प्रतीत होता था कि वे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। किंतु देबोविल की दशा इतनी व्याकुल थी कि स्पष्ट था उसका मन तत्कालीन चिंताओं में ऐसा उलझा हुआ है कि स्मृति या कल्पना के लिए अतीत में भटकने का कोई स्थान शेष नहीं रहा। अंग्रेज ने अपनी जाति सुलभ शांति के साथ लगभग वही प्रश्न और उन्हीं शब्दों में पूछे जो उसने अब भी अभी मार्सेई के मेयर से पूछे थे। हाय महोदय, देबोविल ने पुकारा। आपकी आशंकाएं दुर्भाग्यवश पूरी तरह उचित हैं और आपके सामने एक हताश व्यक्ति खड़ा है। मोरेल की फर्म में मेरे 2 लाख फ्रांक लगे हैं। वही मेरी बेटी का दहेज थे। उसका विवाह 15 दिन में होने वाला था। यह राशि लौटाई जानी थी। पहला 1 लाख इसी महीने की 15 तारीख को, शेष अगले महीने की 15 को। मैंने मोरेल को सूचित कर दिया था कि मैं नियत समय पर भुगतान चाहता हूं और अभी अभी आधे घंटे पहले वह स्वयं यहां आया और मुझे बताया कि यदि उसका जहाज फहराऊं 15 तारीख से पहले नहीं लौटा, तो वह मुझे भुगतान नहीं कर सकेगा। यह तो टाल मटोल जैसा प्रतीत होता है, अंग्रेज ने कहा। टाल मटोल नहीं, दिवालियापन, देबोविल ने निराशा से पुकारा। अंग्रेज कुछ क्षण विचार करता रहा, फिर बोला, तो आप इस ऋण की वसूली को लेकर चिंतित हैं? उससे भी अधिक मैं इसे खोया हुआ मानता हूं। ठीक है, मैं इसे आपसे खरीद लूंगा। आप? हाँ, पर भारी कटौती के साथ, निस्संदेह। नहीं, पूरे 2 लाख फ्रांक में। हमारी कंपनी, अंग्रेज ने हंसते हुए कहा, इस प्रकार का व्यापार नहीं करती। और भुगतान कैसे करेंगे? नकद। अंग्रेज ने अपनी जेब से बैंकनोटों का एक बंडल निकाला जो संभवतः उस राशि से दुगुना था जिसे दे बोवील खोने से डर रहा था। दे बोवील के चेहरे पर आनंद की आभा फैल गई। फिर भी उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए महोदय कि संभावना है
आप इस राशि का 6% भी वापस ना पा सकें। यह मेरा विषय नहीं, अंग्रेज ने उत्तर दिया। यह थॉमसन एंड फ्रेंच का विषय है। मैं तो केवल उनका प्रतिनिधि हूं। संभव है वे किसी प्रतिस्पर्धी प्रतिष्ठान के पतन को शीघ्र करना चाहते हों। मुझे बस इतना पता है कि मैं यह राशि आपको आरण हस्तांतरण के बदले देने को तैयार हूं। मुझे केवल दलाली शुल्क चाहिए। क्या, महोदय? यह तो अत्यधिक सूक्ष्मता है, देबोविल ने कहा। सामान्यतः 1.5% कमीशन होता है। क्या आप 2 चाहते हैं? या 3, 5 या और अधिक? बताइए। महोदय, अंग्रेज ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी फर्म की ही तरह हूं, जो इस प्रकार का व्यापार नहीं करती। नहीं, मेरा शुल्क बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। कहिए, मैं सुन रहा हूं। आप कारागारों के निरीक्षक हैं? 14 वर्षों से। आप प्रवेश और रिहाई के अभिलेख रखते हैं? स्वाभाविक है। और कैदियों से संबंधित टिप्पणियां भी इन अभिलेखों से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक कैदी की एक फाइल होती है। तो महोदय, रोम में मेरा पालन पोषण एक निर्धन अब्बे ने किया था, जो अचानक लापता हो गया। बाद में मुझे झांत हुआ कि उसे शातोदिफ में बंद किया गया था। मैं उसकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी चाहता हूं। उसका नाम? अब्बे फारिया। हाँ, मुझे वह भली भांति याद है, देबोविल ने कहा। वह पागल था, ऐसा कहा जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं। संभव है। उसकी उन्मादिता का स्वरूप क्या था? वह किसी महान खजाने का ज्ञान होने का दावा करता था और सरकार को मुक्त करने के बदले अपार धन देने की पेशकश करता था। वह बेचारा, और उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, महोदय, लगभग 5 या 6 महीने पहले, पिछले फरवरी में। आपकी स्मृति अत्यंत उत्तम है, महोदय, जो तिथि इतनी सटीक याद है। मुझे यह इसलिए याद है कि उसी समय उस बेचारे की मृत्यु के साथ एक विचित्र घटना भी घटी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह क्या थी? अंग्रेज ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से पूछा। ऐसी दृष्टि जिसे उसकी सामान्यतः निर्विकार मुद्रा पर कोई सूक्ष्म निरीक्षक देखकर चकित होता। हाँ, अब्बे की कोठरी से लगभग 45 या 50 फुट की दूरी पर एक पूर्व बोनापार्टी एजेंट की कोठरी थी। उन लोगों में से एक जिन्होंने 1815 में उस हड़पने वाले की वापसी में सबसे अधिक सहायता की थी। अत्यंत दृढ़ और खतरनाक व्यक्ति। वास्तव में? अंग्रेज ने कहा। हाँ, देबोविल ने कहा। मैंने 1816 या 1817 में उसे देखा भी था, और उसकी कोठरी में सैनिकों की टुकड़ी के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता था। उसने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूलूंगा। अंग्रेज के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तो आप कह रहे हैं कि वे दोनों कोठरियां, उसने आगे कहा, लगभग 50 फुट की दूरी पर थीं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह एडमोन दांतेस, यह खतरनाक व्यक्ति कहलाता था। एडमोन दांतेस। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि इस एडमोन दांतेस ने कुछ औजार प्राप्त कर लिए थे या स्वयं बना लिए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मार्ग खोज लिया जिसके द्वारा दोनों कैदी आपस में संपर्क करते थे। वह मार्ग निस्संदेह पलायन के उद्देश्य से बनाया गया होगा। निश्चित ही। पर दुर्भाग्यवश कैदियों के लिए अब्बे फारिया को द्वारा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मैं समझता हूं, इससे पलायन की योजना समाप्त हो गई होगी। मृत व्यक्ति के लिए तो हाँ, देबोविल ने उत्तर दिया, पर जो जीवित रह गया था उसके लिए नहीं। इसके विपरीत इस दांतेस ने इसमें अपने पलायन को शीघ्र करने का साधन देख लिया। निस्संदेह उसने सोचा कि जो कैदी शातोदेफ में मरते हैं उन्हें किसी साधारण कब्रिस्तान में दफनाया जाता होगा। उसने मृत व्यक्ति को अपनी कोठरी में खिसका दिया, स्वयं उस कफन में उसकी जगह ले ली जिसमें उसे सिया गया था,
और शव के दफनाए जाने की प्रतीक्षा करने लगा। यह तो अत्यंत जोखिम भरी योजना थी, जिसमें साहस की आवश्यकता थी, अंग्रेज ने कहा। आह, जैसा कि मैंने आपको बताया, वह बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, पर सौभाग्यवश उसने स्वयं ही सरकार को उससे संबंधित सभी आशंकाओं से मुक्त कर दिया। कैसे? क्या आप नहीं समझते? नहीं, शातोदिफ में कोई कब्रिस्तान नहीं है। मृतकों को बस 36 पाउंड की टोप गोल से उनके पैरों को बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। जिसका अर्थ, अंग्रेज ने कहा, मानो बात समझने में कठिनाई हो रही हो, तो स्वाभाविक ही है। उन्होंने उसके पैरों से भार बांधा और उसे समुद्र में फेंक दिया। सच में? अंग्रेज ने विस्मय से कहा। हाँ, निरीक्षक आगे बोला। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वह भगोड़ा चट्टान की चोटी से नीचे गिरता हुआ महसूस कर रहा होगा, तो उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा। उस क्षण उसका चेहरा देखने की मेरी इच्छा होती। वह कठिन ही होता। कोई बात नहीं, तेबोविल ने कहीं अधिक प्रसन्न स्वर में कहा, क्योंकि अब उसे अपने 2 लाख फ्रांक की वापसी का निश्चय हो गया था। कोई बात नहीं, मैं अब भी उसकी कल्पना कर सकता हूं। और वह जोर से हंस पड़ा। मैं भी, अंग्रेज ने कहा, बदले में हंसते हुए, पर अंग्रेजों की तरह, दांत भींचकर। तो इसका अर्थ यह हुआ, वह आगे बोला, सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण पाते हुए, कि वह डूब गया। हाँ, पूरी तरह। और इस प्रकार कारागार के अधीक्षक ने एक साथ पागल और उन्मत्त दोनों से छुटकारा पा लिया। जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि इस विषय में कोई रिपोर्ट अवश्य बनाई गई होगी। हाँ, निश्चय ही, एक मृत्यु प्रमाण पत्र। आप समझते हैं, तानतेज के संबंधी, यदि कोई हो, यह जानना चाह सकते हैं कि वह जीवित है या मृत। और अब यदि उन्हें उससे कुछ विरासत में लेना हो, तो वे निश्चिंत हो सकते हैं। वह निस्संदेह मृत है। ओह, निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। जब चाहें, उन्हें प्रमाण पत्र मिल सकता है। ठीक है, अंग्रेज ने कहा, पर अब अभिलेखों की ओर लौटते हैं। निश्चय ही, इस कथा ने हमें भटका दिया। क्षमा कीजिए। किस बात के लिए? कथा के लिए? बिल्कुल नहीं, वह तो मुझे अत्यंत रोचक लगी। वह रोचक है, तो आप अब्बे के संबंध में सब कुछ देखना चाहते हैं। वह तो मेमने की तरह सौम्य था। मैं अत्यंत इच्छुक हूं। मेरे अध्ययन कक्ष में आइए, मैं आपको सब दिखा दूंगा। वे दोनों दबोवील के अध्ययन कक्ष में गए, जहां सब कुछ पूर्णतः व्यवस्थित था। प्रत्येक रजिस्टर अपने क्रमांक पर, प्रत्येक फाइल अपने डिब्बे में। निरीक्षक ने अंग्रेज से कहा कि वह आराम कुर्सी पर बैठ जाए और उसके सामने शातो दिफ से संबंधित रजिस्टर और फाइल रख दी, ताकि वह उन्हें अपनी सुविधा से देख सके, जबकि स्वयं एक कोने में बैठकर समाचार पत्र पढ़ने लगा। अंग्रेज को अब्बे फारिया से संबंधित फाइल खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि देबोविल द्वारा सुनाई गई कथा ने उसे अत्यंत रुचि में डाल दिया था, क्योंकि इन पहले कागजों को देखने के बाद वह आगे बढ़ता गया, यहां तक कि वह एडमोंड दांतेस से संबंधित पुलिंदा तक पहुंच गया। वहां सब कुछ अपने स्थान पर था। निंदा पत्र, पूछताछ, मोरेल की याचिका और द विलेफॉर की टिप्पणी। उसने निंदा पत्र को चुपचाप मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। पूछताछ पढ़ी और देखा कि उसमें नोर्तिये का नाम नहीं था। और 10 अप्रैल 1815 की दिनांक वाली याचिका पढ़ी, जिसमें मोरेल ने उप अभियोजक की सलाह पर साम्राज्य के कार्य के लिए दांतेस द्वारा की गई सेवाओं को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था, सर्वोत्तम नियत से, क्योंकि उस समय नेपोलियन अभी भी सिंहासन पर था। और यह सब दे विलेफोर के हस्ताक्षर से प्रमाणित था। यह देखते ही वह सब कुछ समझ गया।
द्वितीय पुनर्स्थापन के अंतर्गत नेपोलियन को संबोधित यह याचिका, जिसे दे विलेफोर ने सुरक्षित रखा था, राजकीय अभियोजक के हाथों में एक घातक अस्त्र बन गई। इसीलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि रजिस्टर में आगे बढ़ते हुए उसने उसके नाम के सामने कोष्ठकों में ये पंक्तियां एक साथ लिखी हुई पाईं। एडमोन दांतेस, कट्टर बोनापार्ती, एल्बा से वापसी में सक्रिय भूमिका, एकांत कारावास में अत्यंत कड़ी निगरानी के अंतर्गत रखा जाए। इन पंक्तियों के नीचे भिन्न लिखावट में उसने पढ़ा, उपरोक्त टिप्पणी के दृष्टिगत कोई कार्रवाई नहीं। पर जब उसने कोष्ठकों वाली लिखावट की तुलना मोरेल की याचिका के नीचे प्रमाण पत्र पर की गई लिखावट से की, तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि दोनों एक ही हाथ की थीं और वह हाथ दे विलेफोर का था। जहां तक उस टिप्पणी के साथ जोड़ी गई टिप्पणी का संबंध था, अंग्रेज समझ गया कि वह किसी ऐसे निरीक्षक द्वारा जोड़ी गई होगी जिसने दांतेस के मामले में क्षणिक रुचि ली थी, पर जो ऊपर उद्धृत सूचना के कारण उसके पक्ष में आगे कोई कदम उठाने में असमर्थ रहा होगा। जैसा कि हमने कहा, निरीक्षक कुछ दूरी पर बैठा ले द्रापो ब्लाम पढ़ रहा था ताकि अब्बे फारिया के पूर्व शिष्य को असुविधा न हो। इसी कारण उसने यह नहीं देखा कि अंग्रेज ने वह निंदा पत्र मोड़कर अपनी जेब में रख लिया, जिसे दांगलार ने ला रिजर्व के उपवन में लिखा था और जिस पर मार्सेई डाकघर की 27 फरवरी की सायं 6 बजे की मुहर लगी थी। यह भी स्वीकार करना होगा कि यदि वह देख भी लेता तो उस कागज के टुकड़े को वह उतना महत्व नहीं देता जितना अपने 2 लाख फ्रांक को, और इस कारण अंग्रेज के इस कार्य पर चाहे वह कितना ही अनुचित क्यों न होता, वह कोई आपत्ति न करता। धन्यवाद, अंग्रेज ने रजिस्टर बंद करते हुए कहा। मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। अब मुझे समझौते का अपना पक्ष निभाना है। उस राशि के हस्तांतरण का एक दस्तावेज तैयार कीजिए जिसमें आप यह स्वीकार करें कि आपको पूरी रकम प्राप्त हो गई है, और मैं उसे गिनकर दे दूंगा। वह उठा ताकि देबोविल उसकी जगह मेज पर बैठ सके। देबोविल बैठा और यथासंभव शीघ्रता और सरलता से आवश्यक कागज तैयार करने लगा, जबकि अंग्रेज फाइल अलमारी के किनारे पर बैंकनोट गिनने लगा।